नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप विद्युत धारा जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। इस वीडियो में इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास में ये वीडियो पहुँचें और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका लाभ उठाएँ। देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर का जो अंक विभाजन है वो समझ लेते हैं। इस चैप्टर में से हमें वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक, आंकिक और लघुत्रात्मक प्रश्न मिलने वाला है। वस्तुनिष्ठ 1 प्रश्न मिलेगा जो 1 अंक का होगा। अति लघुत्रात्मक 2 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 1 अंक के। आंकिक जो प्रश्न है वो हमें 1 मिलेगा और वो 1.5 मार्क्स का होगा। लघुत्रात्मक प्रश्न भी 1 होगा जो 1.5 मार्क्स का होने वाला है। कुल मिलाकर ये जो चैप्टर है वो हमें 6 अंक का प्राप्त होने वाला है, जिसमें हमें यहाँ पर 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यहाँ से इस चैप्टर में से हमें 5 क्वेश्चन जो कि 6 अंक के होंगे। अब इस चैप्टर में आने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अपवन वेग VD कि विद्युत क्षेत्र E पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता में ओम के नियम का पालन होता है। विद्यार्थियों, हम ये जानते हैं कि जो अपवन वेग VD तथा विद्युत क्षेत्र E के मध्य जो संबंध है वो E/τ में m × E के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो VD है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है और ये ओम के नियम का जब पालन होता है तब ही अपवन वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो दूसरा पार्ट होगा। इसमें आंसर 2 नंबर का होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें पूछा है कि जब बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशियां नहीं बदलती है। नहीं बदलने वाली राशियों के बारे में पूछा है। तो देखिए, जब तार गर्म हो जाता है अर्थात जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो अपवन वेग बढ़ जाएगा और यदि चालक तार है तो उसकी प्रतिरोधकता पर भी असर पड़ेगा, प्रतिरोध पर भी असर पड़ेगा, ये दोनों की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही रहेगी, इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मतलब क्या होता है, देखिए 1 kWh, 1 किलो का मतलब होता है 10⁻³ तो 1 किलोवाट हो गया। ये तो मैंने लिख दिया 1 किलोवाट। घंटे को मैंने लिख दिया है 3600 सेकेंड। वाट इंटू सेकेंड को हम जूल पुट कर सकते हैं, जिसे हम 3.6 × 10⁶ जूल पुट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे दूसरा ऑप्शन, तो इसका जो आंसर है वो होगा 3.6 × 10⁶ जूल। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन, एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो देखिए, यदि कोई आदर्श सेल होता है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध 0 होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि जब किसी सेल से धारा ली जाती है तो टर्मिनल वोल्टता का सूत्र होगा। तो देखिए, टर्मिनल वोल्टता V बराबर होता है E - IR। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। सेल से धारा लेते समय ये होगा और सेल को चार्ज करते समय धारा लेने का मतलब है वो डिस्चार्ज हो रहा है, तब V बराबर E - IR होगा, जहाँ E विद्युत वाहक बल,
आई बहने वाली धारा, आई सेल का आर सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो देखिए एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है कि दिए गए चित्र में धारा I बराबर 3 एम्पियर है, क्षेत्रफल 6 गुणा 10⁻6 मीटर स्क्वायर है, तो धारा घनत्व क्या होगा? क्षेत्रफल हमें दे रखा है, धारा हमें दे रखी है, धारा घनत्व है जिसे हम जैसे पुट करते हैं I अपॉन में A के इक्वल होती है। I की वैल्यू है 3, A का मान है 6 गुणा 10⁻⁻6। यहाँ से जब घात ये बट्टे से ऊपर जाएगी 1/2 गुणा 10⁻+6, और इसे हम 5 गुणा 10⁵5 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं। देन हमें यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन को गौर करके तो हमें तीसरा ऑप्शन मिलेगा, इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा। विद्यार्थियों आप भी देखते जाइए कि इनमें से आपको कौन सा क्वेश्चन सही से आ रहा है, कौन से क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत हो तो अवश्य बताइए, कमेंट में अवश्य कमेंट करते रहिए। 8वां क्वेश्चन देखिए, गतिशीलता की विमा क्या है? गतिशीलता को हम म्यू से पुट करते हैं, ई टो अपॉन में एम के इक्वल होती है, तो म्यू की विमा वही होगी जो ई टो अपॉन में एम की विमा होगी। समझ लीजिए इसे। ई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है, आवेश की विमा होती है A1 T1। तो यहाँ पर विश्रांति काल जिसकी विमा समय की विमा के समान। एम यहाँ पर द्रव्यमान है और द्रव्यमान के लिए इसकी जो विमा है वो हो जाएगी M1। फाइनली जो इसकी विमा निकल कर आएगी m⁻⁻1 L0 T2 A1 इसकी विमा होने वाली है। यदि हम ऑप्शन गौर करके देखेंगे तो हमें दूसरा ऑप्शन इसमें सही मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वें क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि किरचॉफ के नियमानुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। देखिए ये पहले नियम के अकॉर्डिंग है। पहला नियम हमें ये कहता है कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात किसी संधि पर आने वाली धाराएं तथा संधि से जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है, या हम कह सकते हैं कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो आप यहाँ पर गौर करके देखिए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि विभवमापी विभवांतर मापने का ऐसा उपकरण है जिसका प्रभावी प्रतिरोध। देखिए जब विभवमापी की सहायता से हम विभवांतर का मापन कर रहे होते हैं, जब पाठ्यांक ले रहे होते हैं, तो उस स्थिति में इसका प्रतिरोध अनंत हो जाता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर की भांति ये काम करता है, इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें एक डायग्राम दे रखा है। देखिए परिपथ में A व B के मध्य विभवांतर पूछा है। बिंदु A और B के मध्य, मैं आपको बता दूं कि ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। इन दोनों बिंदुओं के मध्य हमें विभवांतर पूछा गया है, तो A और B के मध्य का विभवांतर हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस बिंदु का आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से इसका प्रतिरोध R1, इसका प्रतिरोध R2, इसका प्रतिरोध R2, इसका R1। तो इन दोनों प्रतिरोधों का मान है R1 प्लस R2, इन दोनों प्रतिरोधों का मान है R1 प्लस R2। तो यहाँ से जितनी धारा बहेगी उतनी धारा यहाँ से बहेगी। इधर से आ रही है 2 एम्पियर, तो यहाँ से जाएगी 1 एम्पियर और यहाँ से भी 1 एम्पियर धारा का प्रवाह होगा। दोनों में से 1-1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। इस बिंदु तथा इस बिंदु के मध्य का विभवांतर, इस बिंदु का विभवांतर मैं V लिख देता हूँ। इस बिंदु के मध्य का विभवांतर VA,
इस बिंदु के मध्य का विभवांतर VB से पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से देखेंगे V माइनस VA बराबर आ जाएगा I इंटू आर। तो I तो यहाँ पर 1 और R की वैल्यू है R1। फिर यहाँ से इन दोनों के मध्य का विभवांतर V माइनस VB जो कि 1 इंटू R2, और हमें पूछा है A और B के मध्य विभवांतर, बिंदु A तथा B के मध्य विभवांतर हमें पूछा है। तो देखेंगे यहाँ पर बिंदु A का विभवांतर VA माइनस VB ज्ञात हमें करना है। तो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को हम घटा देते हैं। समीकरण 1 माइनस 2 से 2 में से 1 को घटाएंगे हम, 2 में से 1 को घटाएंगे। VA माइनस VB चाहिए तो इसको प्लस करने के लिए 2 में से हम 1 को घटा देंगे। तो V माइनस VB, फिर हम माइनस करें V माइनस VA बराबर आ जाएगा R2 माइनस R1। यहाँ से आप देखेंगे माइनस VB माइनस V प्लस में VA बराबर R2 माइनस R1। यहाँ से आप देखिए ये बराबर आ जाएगा हमारे पास में VA माइनस VB के, VA माइनस VB के। ये आ चुका है बिंदु A तथा B के मध्य का विभवांतर जो कि R2 माइनस R1 के इक्वल होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें एक डायग्राम दे रखा है और ये पूछा है कि इस चित्र में धारा का मान क्या होगा। तो देखिए विद्यार्थियों, किरचॉफ का जो पहला नियम है जिसे हम संधि नियम भी कहते हैं, किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से जाने वाली धाराओं के संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। जाने वाली धाराओं का योग। तो आप यहां पर देखेंगे संधि के पास आने वाली धाराएं तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं कौन कौन सी है। तो पास में आने वाली संधि की ओर आने वाली धाराएं, तो संधि की ओर 5 एम्पियर आ रही है, संधि की ओर 4 एम्पियर आ रही है, संधि की ओर 2 एम्पियर भी आ रही है, संधि से दूर एक तो 4 एम्पियर जा रही है और I जा रही है। तो यहाँ से यदि आप कैलकुलेशन करेंगे तो 4 से 4 कट जाएंगे, I बराबर आ जाएगा 7 एम्पियर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें 7 एम्पियर आएंगे, तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो 13वां क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है कि विभवमापी के तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक होना चाहिए। तो देखिए विभवमापी में मिश्र धातुओं से बने हुए तार का प्रयोग किया जाता है जिन पर ताप का कम से कम प्रभाव पड़े। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो अति अल्प होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए, मतलब 10 की घात -4 की कोटि में होना चाहिए। तो प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। 14वां जो क्वेश्चन है वो देखिए कि 2.1 वोल्ट का एक सेल 0.2 एम्पियर की धारा देता है। यह धारा 10 ओम के प्रतिरोध से गुजरती है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। एक बार इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। देखिए इसमें जो 2.1 ये वोल्ट हैं, 2.1 वोल्ट का एक सेल 0.2 एम्पीयर की धारा देता है। यह धारा 10 ओम के प्रतिरोध से गुजरती है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। हमें सेल का विद्युत वाहक बल 2.1 वोल्ट दे रखा है, सेल से प्रवाहित धारा 0.2 एम्पीयर दे रखी है, सेल से जुड़े प्रतिरोध की वैल्यू 10 ओम दे रखी है, आंतरिक प्रतिरोध हमें पूछा है। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए क्या क्या हमें दिया हुआ है। अब देखिए हम सबसे पहले टर्मिनल विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं। तो टर्मिनल विभवांतर का मतलब हो गया कि जो बाह्य भाग होता है उसमें से बहने वाली धारा तथा प्रतिरोध, ये जैसे सेल है हमारे पास में और ये इस तरीके से बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही टर्मिनल वोल्टता होगी। तो सबसे पहले टर्मिनल वोल्टता देख लेते हैं। धारा की वैल्यू है 0.2,
आर की जो वैल्यू है वो है 10 ओम। तो यहाँ से 2 वोल्ट टर्मिनल वोल्टता हमें प्राप्त हो चुकी है। अब हमें ज्ञात करना है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। हम टर्मिनल वोल्टता V बराबर जानते हैं E माइनस आई आर। यहाँ से आई आर बराबर आ गया E माइनस वी, आर बराबर आ गया है E माइनस वी अपॉन में I। तो E की जो वैल्यू है वो है 2.1, V का जो मान है वो है 2, I की जो वैल्यू है वो है 0.2। यहाँ से हमें 0.1 प्राप्त हो गया है, ये 0.2 प्राप्त हो गया है, ये 1/2 आ गया है, जिसे हम 0.5 ओम पुट कर सकते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू 0.5 ओम हमें प्राप्त होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर हमें एक परिपथ दे रखा है और ये पूछा है कि ए व सी के मध्य परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ये एक्चुअल में बिंदु सी की बजाय यहाँ पर होगा बी। तो ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा ये हमें पूछा है। तो देखिए इस बिंदु को मैं नाम देता हूँ सी और इसे मैं नाम देता हूँ डी। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो बिंदु सी और बी है उनके बीच में देखो सी और बी यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ, इसका मतलब इसके ऊपर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। बिंदु सी का और बिंदु बी का विभव समान होगा। तो मैं देखिए इस सर्किट को फिर से निर्मित कर रहा हूँ। ये मैंने बिंदु बी बना लिया है और ये बिंदु मैंने ए बना लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे बिंदु सी और बी के बीच में कोई प्रतिरोध नहीं लगा हुआ। मैंने जैसे यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो शून्य होगा, अर्थात बिंदु बी और सी के मध्य का विभवांतर 0 होगा, अर्थात दोनों का विभव समान होगा। तो बिंदु बी और सी एक ही जगह पर हम बना सकते हैं क्योंकि दोनों का विभव समान है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि बिंदु ए और डी के मध्य कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ, अर्थात इसके ऊपर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, अर्थात बिंदु ए और डी का विभव भी समान होने वाला है। ए और डी का विभव भी क्या होगा? समान। अब देखते रहते हैं ए और सी के मध्य 10 ओम का, तो ए ये रहा, सी ये रहा और इसके मध्य एक 10 ओम का रेजिस्टेंस यहां पर लगा हुआ है। ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। इसी प्रकार से सी और डी के बीच में 10 ओम का, ये सी रहा, ये डी रहा और इन दोनों के बीच में भी एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये वाला सी और डी के बीच में, ये वाला ए और सी के बीच में, ये है बी और डी के बीच में। तो बी ये रहा, डी ये रहा, ये भी एक 10 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है। आप इस डायग्राम को गौर करके देखिए कि जो तीनों ही रेजिस्टेंस हैं वो समांतर क्रम में हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसको मैं नाम देता हूँ R1, इसे मैं नाम देता हूँ R2 और इसे हम नाम देते हैं R3। तो जो तीनों ही समांतर क्रम में हैं तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध है अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो देखिए 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, लघुत्तम हमारे पास में आ गया है 10, 3/10 और R बराबर आ चुका है 10/3 ओम। 10/3 ओम हमें प्राप्त हो चुका है। वैसे यदि हम इसमें ऑप्शन देखें तो हमारे पास में यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। यदि 1 ओम के होते तो ये हमारे पास में 1/3 ओम, तो मैं इसको 10/3 ओम कर देता हूँ, इस ऑप्शन को सही कर लेता हूँ। इधर 10/3 ओम ही इसका सॉल्यूशन आने वाला है। क्लियर? 16वां क्वेश्चन देखिए, हमें 16वें क्वेश्चन में पूछा है ओम के नियम का सदिश रूप लिखिए। सदिश रूप या इसे हम सूक्ष्म रूप कहते हैं। जे वेक्टर बराबर होता है सिग्मा ई वेक्टर। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, धारा घनत्व की परिभाषा लिखिए। देखिए धारा घनत्व को हम जे से पुट करते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा कि किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा
धारा घनत्व कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। और देखिए जो धारा घनत्व है इसकी जो डेफिनेशन है वो हमें इस तरीके से प्राप्त हो रही है, I/A। ये हमारे पास में धारा घनत्व की डेफिनेशन आ गई है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें पूछा है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो जो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है जिसको हम स्मॉल r से पुट करते हैं, ये होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब देखिए इसकी निर्भरता ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देख लीजिए सबसे पहले तो ये निर्भर करता है दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी पर। जो सेल हैं उनके अंदर दो इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी पर, मध्य की दूरी पर। तो यदि दूरी L है तो आंतरिक प्रतिरोध R समानुपाती हो जाएगा L के। दूसरा कारक है विद्युत अपघटे पदार्थ में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर। विद्युत अपघटे पदार्थ में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल पर कैसे डिपेंड करता है? क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है विद्युत अपघटे पदार्थ में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा है विद्युत अपघटे पदार्थ की प्रकृति पर। विद्युत अपघटे पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। विद्युत अपघटे पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करेगा, ताप पर भी निर्भर करता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी के समानुपाती तथा विद्युत अपघटे पदार्थ में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, साथ में विद्युत अपघटे पदार्थ की प्रकृति, सांद्रता और ताप पर भी निर्भर करता है। 19वां क्वेश्चन देखिए, टर्मिनल वोल्टता किसे कहते हैं? तो किसी सेल के बाह्य परिपथ में प्रत्येकांक धनावेश को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ले जाने में किया गया कार्य टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। जैसे ये हमारे पास में कोई सेल है, इसमें ये हमने दो इलेक्ट्रोड यहाँ पर ले लिए हैं, ये विद्युत अपघटे पदार्थ में डूबे होते हैं। ये एक इलेक्ट्रोड है धनात्मक इलेक्ट्रोड, ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ से इसको हम जोड़ देते हैं किसी रेजिस्टेंस से। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रोड से बाह्य परिपथ में दूसरे इलेक्ट्रोड तक किसी धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। सेल के बाह्य परिपथ में, सेल के बाह्य परिपथ में प्रति एकांक धनावेश को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ले जाने में किया गया कार्य टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। आप यहां पर ध्यान देंगे टर्मिनल वोल्टता होती V बराबर W एक्सटर्नल अपॉन Q। ये हम इसको सूत्र के रूप में इस तरीके से पुट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ के संधि नियम का गणितीय रूप लिखिए। किरचॉफ का जो संधि नियम है वो हमें क्या कहता है, एक बार सुन लीजिए
कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो समेशन आई इक्वल टू हम 0 पुट कर सकते हैं कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब देखेंगे 21वां क्वेश्चन देख लीजिए। 21वें क्वेश्चन में हमें पूछा है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था के लिए प्रतिबंध लिखिए। तो व्हीटस्टोन सेतु के लिए संतुलन की जो स्थिति होती है उसमें जो 4 रेजिस्टेंस होते हैं तो उनमें लगातार 2 रेजिस्टेंसों का अनुपात शेष लगातार 2 रेजिस्टेंसों के अनुपातों के बराबर होता है। आप इसे R1/R2 बराबर R3/R4 भी कर सकते हैं। 22वां क्वेश्चन देखेंगे। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्यार्थियों, आप हमें कमेंट में ये भी बताते जाइए कि कौन सा क्वेश्चन आपको कठिन लगा और कौन सा क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्लासमेट्स के साथ में अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि आपको अगला जो वीडियो है वो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके, हमें भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। 23वां क्वेश्चन देखिए, विभव प्रवणता क्या होती है? तो देखिए, विभव प्रवणता V बराबर होता है, अक्स से हम उसको पुट करेंगे। विभव प्रवणता अक्स बराबर होती है V/L। तो विभव मापी के तार की प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन को हम विभव प्रवणता कहते हैं। विभव मापी तार की प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन, प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन, प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन विभव प्रवणता कहलाती है। विभव प्रवणता कहलाती है। इसका फॉर्मूला ये रहा। क्लियर? 24वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विशिष्ट अर्धचालक की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता बताइए। 24वें क्वेश्चन आप देखेंगे, विशिष्ट अर्धचालक की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। तो देखिए, अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता है वो चरघातांकी रूप से डिक्रीज होती है। इस तरीके से प्रतिरोधकता तथा ताप के मध्य रिलेशन होता है। तो यदि हम एक तरफ ले लें प्रतिरोधकता रो, दूसरी तरफ ले लें हम ताप T, तो ये चरघातांकी रूप से इस तरीके से डिक्रीज होती है, कम होती है। फिर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन कि मीटर सेतु में कॉपर की मोटी पत्तियां प्रयोग में ली जाती है। क्यों? ऐसा क्यों करते हैं कि जो मीटर सेतु है उसमें मोटी कॉपर की पत्तियों का उपयोग किया जाता है? तो विद्यार्थी देखिए कि जो प्रतिरोधकता है रो वो होती है RA/L। यहां से एक बार आप देखेंगे R बराबर रो L/A। तो यहां से आप देखेंगे कि जो प्रतिरोध है R वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जितनी ज़्यादा आप देखिए जो शून्य विक्षेप की स्थिति है वो जो प्रतिरोधक तार होता है मैग्नीन कॉन्स्टेंट का बना होता है उसके ऊपर प्राप्त नहीं हो, इसके लिए हम कम प्रतिरोध वाले पत्तियों का काम में लेते हैं। और कम प्रतिरोध कॉपर का होता है तो कॉपर की पत्तियों को यूज में लेते हैं। उसको मोटा इसलिए बना देते हैं ताकि उसका प्रतिरोध और भी कम हो जाए। तो प्रतिरोध को न्यूनतम रखने के लिए, प्रतिरोध को
कम रखने के लिए मीटर सेतु में मोटी तांबे की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। मोटी तांबे की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। पत्तियों का प्रयोग किया जाता है ताकि जो शून्य विक्षेप की स्थिति है वो उसके सिरों पर प्राप्त नहीं हो। अब देखिए, हाँ, मैं अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अब तक हम 2 पार्ट देख चुके हैं। हम आपको बता दें कि पहले पार्ट में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देखे, उसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन है उसी प्रकार के क्वेश्चनों पर आधारित होगा। फिर उसके पश्चात हमने अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखे, उनमें से हमें उस टाइप के क्वेश्चंस में से हमें 1 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम अति लघुत्रात्मक ही क्वेश्चन ले रहे हैं, बट अब की बार हम ले रहे हैं अति लघुत्रात्मक आंकिक प्रश्न। ये भी 1 क्वेश्चन आएगा, 1 अंक का होगा। तो विद्यार्थियों, इन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से यहाँ पर समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें पूछा गया है कि शून्य विक्षेप की स्थिति में प्रतिरोध कैपिटल R का मान क्या होगा। तो देखिए, ये हमारे पास में एक व्हीटस्टोन सेतु जैसा डायग्राम हमें दे रखा है और ये यहाँ पर धारामापी लगा हुआ है 6 ओम, 24 ओम, यहाँ पर ये है 12 ओम, ये है R जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। आप इसको P लिखिए। चलिए, इसको R1, R2, R3, R4 ले लीजिए। तो इनका अनुपात, जैसे मैं इसको ले लेता हूँ R1, इसे मैं ले लेता हूँ R2, इसे हम ले लेते हैं R3 और R4 हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, R1 अपॉन R2 बराबर होता है R3 अपॉन में R4 के। हमें R4 की वैल्यू ज्ञात करनी है। R3 इंटू में R2 अपॉन में R1। R3 की जो वैल्यू है वो 12, R2 की वैल्यू है 24, R1 की वैल्यू है 6। तो यहाँ से हमारे पास में R4 की वैल्यू आ चुकी है 48 ओम। तो इस क्वेश्चन में जो R है उसकी वैल्यू होगी 48 ओम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है विद्यार्थी वो कार्बन प्रतिरोधक पर आधारित है। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए। हालांकि ये जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर में पूछे जाने इतना आसान भी नहीं है, ये 1.5 में भी पूछा जा सकता है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। 27वें क्वेश्चन देखिए, हमें कैपिटल R का मान दे रखा है 47 गुणा 10⁻² ओम ±5%। तो प्रतिरोधक पर रंगीन पट्टियों का नाम क्रम सहित लिखिए। देखिए, रंगों का क्रम मैं आपके सामने रख देता हूं। रंगों का क्रम होता है काला। बीबी रॉय वाला फॉर्मूला मैं यहां पर लगा रहा हूं, बी रॉय। तो काला आ गया है, भूरा, लाल, नारंगी, फिर आ गया है पीला, बीबी रॉय। फिर है ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट का हो गया हरा। ब्रिटेन का हमारे पास में जो बी है वो हो जाएगा ब्लू, नीला। ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड। तो फिर हमारे पास में आ गया है वेरी के लिए बैंगनी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका जो सार्थक अंक होता है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमें 7 तक ही यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। तो 4 की सिद्ध में आप देखिए, पहला जो रंग है वो है पीला। पहला जो रंग है वो कौन सा होगा? पीला। 7 की सिद्ध में देखिए, दूसरा जो रंग होगा कार्बन प्रतिरोधक पर वो होगा बैंगनी। फिर 10⁻²। तो 10⁻² की सिद्ध में हमारे पास में यहाँ पर जो गुणक आएंगे वो 10�0, 10�1, 10�2, 10�3 इस प्रकार से आएंगे। तो 10⁻² की सिद्ध में हमारे पास में है लाल रंग, और प्लस माइनस जो 5% है वो सुनहरे रंग के लिए होता है। तो जो चौथा जो कलर होगा वो सुनहरा होगा। तो ये हमारे पास में है कार्बन प्रतिरोधक पर 4 विभिन्न रंगीन पट्टियों का क्रम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि दिए गए परिपथ में धारा का मान क्या होगा। हमें एक सर्किट दे रखा है और उस सर्किट के अंदर धारा की वैल्यू
पूछी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दो हमारे पास में बैटरियां हैं, इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम, इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम, ये यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध है 5 ओम। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? कुल प्रतिरोध देख लीजिए, कुल प्रतिरोध हमारे पास में हो गया बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। तो बाह्य प्रतिरोध 5 ओम, आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम प्लस 2 ओम, कुल मिलाकर हमें 9 ओम का प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। ये दोनों जो बैटरियां हैं वो विपरीत क्रम में लगी हुई है, तो इनका कुल जो विद्युत वाहक बल है वो भी देख लीजिए। कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा 4 - 2 वोल्ट। अब हमें पूछी है कुल धारा, सर्किट से बहने वाली कुल धारा। तो देखो आसान सी ही है, कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल अभी हमने देख लिया है 2 वोल्ट, और कुल प्रतिरोध हमारे पास में है 9। तो 2/9 एम्पीयर की धारा का प्रवाह यहां से होने वाला है। 29वां क्वेश्चन देखिए। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। 29वें क्वेश्चन के अंदर हमें एक की वैल्यू दे रखी है 6 × 10 - 4 मीटर स्क्वायर। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार से 6 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। जे हमें दे रखा है, जे हमें पूछा है, जबकि आई हमें 6 एम्पीयर दे रखा है। जे बराबर होता है I/A, 6/6 × 10 - 4 एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके पश्चात हमें देखिए 30वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 40 वाट और 220 वोल्ट के बल्ब में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। P बराबर होता है V × I। तो I बराबर हमारे पास में आ गया P/V। P का मान 40, V का मान है 220, तो यहाँ से 2/11 एम्पीयर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन से जो 1 अंक के हमारे को बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जो आंकिक प्रश्न इसमें से हम देखने वाले वो थोड़ा सा बड़ा होगा, वो 1.5 अंक का होने वाला, 1.5 अंक का यहाँ पर हमें मिलने वाला है। देखिए विद्यार्थियों, इसे भी हम समझ लेते हैं। हमें इस क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल का मतलब है E हमें दे रखा है 12 वोल्ट। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, हमें R की वैल्यू दे रखी है 0.4 ओम, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा क्या होगी? मैक्सिमम धारा हमें पूछी है, मैक्सिमम हमें पूछी है कि अधिकतम धारा क्या हो सकती है। तो देखिए धारा बराबर होता है धारा बराबर होता है, चलिए मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं, कुल विद्युत वाहक बल बट्टे में कुल प्रतिरोध। तो यहां पर कुल विद्युत वाहक बल को E से, कुल प्रतिरोध को हम r प्लस कैपिटल R से, I मैक्सिमम के लिए जो R है वो मिनिमम होना चाहिए, R मिनिमम होना चाहिए, और R मिनिमम का जो मान है वो 0 होगा। तो हम R बराबर जब 0 पुट कर देंगे तो I मैक्सिमम हम पुट कर सकते हैं, तो E बट्टे में r आ जाएगा। E की वैल्यू 12, R की वैल्यू है 0.4, इसे हम 120/4 लिख सकते हैं। 30 एम्पीयर की विद्युत धारा यहां से प्रवाहित होने वाली है। 32वां क्वेश्चन देखिए कि नीचे दिए गए चित्र में गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप के साथ मीटर सेतु की प्रायोगिक व्यवस्था दर्शाई गई है। अज्ञात प्रतिरोध कैपिटल R का मान क्या होगा? विद्यार्थियों, इसी टाइप का एक क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है, जो 2022 की बोर्ड एग्जाम के लिए मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया है, उसमें भी ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। और हम आपको बता दें कि इस प्रकार का क्वेश्चन डायग्राम देखकर
हमें अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का एक क्वेश्चन अवश्य ही बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए विद्यार्थियों। इसको देखिए, ये हमें एक मीटर सेतु दे रखा है। ये मीटर सेतु की तांबे की पत्तियां हैं, ये तांबे की पत्तियां हैं। अब इन तांबे की पत्तियों के अंदर ये वाला जो भाग है, इसमें हमें 55 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है। एल हमें यहाँ पर आप देखेंगे एल की जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। इसके अलावा जो आर होता है वो हमें 55 ओम दे रखा है। इसके अलावा यहाँ वाला जो रेजिस्टेंस होता है ये अज्ञात प्रतिरोध होता है। अज्ञात प्रतिरोध जो हमें ज्ञात करना है, हमें एस की वैल्यू ज्ञात करनी है। विद्यार्थियों एक बार इस क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पर जब हम मीटर सेतु पढ़ते हैं तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है उसको तो हम आर से लिखते हैं, ये वाला जो रेजिस्टेंस है उसको हम एस से लिखते हैं। ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसकी कन्फ्यूजन को दूर कर लेंगे। तो देखिए क्या होता है, एस बराबर होता है 100 माइनस एल बट्टे में एल इंटू में आर। तो यहाँ पर 100, एल की वैल्यू है 20 बट्टे में 20 इंटू में हमें आर की वैल्यू दे रखी है 55। तो ये आ गया 80 बट्टे में 20 इंटू में 55। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 4 आ गया। 4 को आप 55 से गुणा करेंगे तो एस का जो मान है वो हमें मिल जाएगा 220 ओम। एस का मान हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 220 ओम प्राप्त हो जाएगा। तो जो अज्ञात प्रतिरोध है वो 220 ओम का होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले देख लिया है, तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ चुका है फिर से। अब देखिए जो 34वां क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे किसी पोटेंशियोमीटर व्यवस्था में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल के एक सेल का संतुलन बिंदु तार के 35 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। यदि सेल को किसी अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाए तो संतुलन बिंदु 63 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। तो दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा। देखिए हमने पोटेंशियोमीटर से जब पहला सेल जोड़ा जिसका विद्युत वाहक बल है 1.25 वोल्ट, तब हमें संतुलित लंबाई L1 बराबर 35 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। और यदि हम इस सेल के स्थान पर एक दूसरा सेल जोड़ दें जिसका विद्युत वाहक बल हमें नहीं पता, तब हमें संतुलित लंबाई L2 बराबर 63 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। हमें E2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। E1 अपॉन में E2 बराबर होता है L1 अपॉन में L2। देन यहाँ से E2 बराबर क्या आ जाएगा, L2 अपॉन में L1 इंटू में E1। L2 का मान है 63, L1 का मान है 35, E1 का मान है 1.25। यहाँ से 7 का भाग इसमें चला गया 9 बार में, इसमें 5 बार में, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 0.25 आ जाएगा। 0.25 को इससे गुणा करेंगे तो 2.25 हमें प्राप्त हो जाएगा। 2.25 वोल्ट का सेल यदि हम लगाएंगे तो संतुलित लंबाई हमें 63 सेंटीमीटर पर प्राप्त हो जाएगी। देखिए 35वां क्वेश्चन देख लीजिए। हमें 35वें क्वेश्चन में पूछा है कि एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी है। यदि परिपथ में 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। तो V बराबर होता है E माइनस में IR। E का मान हमारे पास में है 5, I का मान हमारे पास में है 0.4, R की वैल्यू है 2। तो 5 माइनस इसको जब हम गुणा करेंगे तो 0.8, ये हमारे पास में आ गया 4.2 वोल्ट। तो टर्मिनल विभवांतर 4.2 वोल्ट होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें एक डायग्राम दे रखा है और ये पूछा है कि चित्र में दिखाए गए परिपथ में धारा I3 की वैल्यू क्या होगी। देख लीजिए इसमें जो धारा है, प्रत्येक भाग में से बहने वाली धारा मैं आपको बता देता हूँ कि प्रत्येक भाग में से कितनी धारा का प्रवाह हो रहा है।
तो यहाँ से जैसे मान लीजिए कि I3 यहाँ से बहने वाली धारा है, या किसी एक रेजिस्टेंस में से बहने वाली धारा I3 ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया I3 कि I3 ज्ञात करना है। चलिए, इसमें ये जो अंकित नहीं किया गया है I3, मैं प्रत्येक भाग में से बहने वाली धारा आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम क्लोज लूप लेंगे कि यहाँ से मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ कि यहाँ से धारा आ रही है I1, और ये जो I1 है इधर दो टुकड़ों में टूट गई है, एक I2 में और इधर टूट गई है I3 में। ये जो I1 है वो I2 और I3 दोनों के योग के बराबर है। यहाँ से हम एक क्लोज लूप ले लेते हैं, ये वाला क्लोज लूप ले लेते हैं। मैं यहाँ से A, इसको नाम देता हूँ B, C, D, E और F मैंने नाम दे दिए हैं। अब मैं यहाँ पर किरचॉफ के दूसरे नियम की सहायता से प्रत्येक भाग में से बहने वाली धारा की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। सबसे पहले हम ये वाला क्लोज लूप ले लेते हैं। तो देखिए, इसमें ध्यान देंगे, यहाँ से माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो माइनस में 8, फिर यहाँ से C से मैं ये वाला क्लोज लूप ले रहा हूँ, तो माइनस से इसमें भी प्लस में जा रहे हैं, तो माइनस का 6, फिर यहाँ से इधर से हम धारा बह रही है I3, तो प्लस में आ जाएगा हमारे पास में 28, I3 बराबर हमारे पास में आ गया 0। तो यहाँ से देखिए 28 I3 बराबर आ गया है 14, और I3 की वैल्यू आ गई है 14/28 बराबर 1/2, 0.5 एम्पियर। अब मैं एक क्लोज लूप ले लेता हूँ, ये वाला क्लोज लूप ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, C, D, E, F की ओर चलूँगा। तो देखिए, यहाँ पर तो हमने क्लोज लूप लिया A, B, C, F, A, इस क्लोज लूप में चले। अब हम क्लोज लूप में चल रहे हैं C, D, E, F में वापस C पर लौट आएंगे। C से हम D की ओर जाएंगे, तो प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो प्लस में 12 वोल्ट, फिर D से E पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। यहाँ से हम इधर चल रहे हैं, जबकि धारा इधर आ रही है, तो इस धारा को हम माइनस में लेंगे, और देखिए माइनस में 54 I2 आ जाएगी। फिर यहाँ से यहाँ पर आएंगे, तो ये वाली जो धारा है ऊपर जा रही है, जबकि ये वाली जो बैटरी है इसके हम प्लस से माइनस की ओर चल रहे हैं, तो प्लस का 6 वोल्ट हम ले लेंगे। बराबर में हमारे पास में आ गया 0। देन यहाँ से आप देखेंगे कि 18 वोल्ट बराबर आ गया 54 I2, और यहाँ से I2 बराबर निकल गया है 18/54, 1/3, 0.33 एम्पियर प्राप्त हो गया है। हमें I1 की वैल्यू चाहिए, जो कि I1 प्लस I2 के बराबर है। I1 की वैल्यू I2 प्लस I3 के बराबर है 0.5 प्लस 0.33, तो आ गया हमारे पास में 0.83 एम्पियर। तो प्रत्येक भाग में से बहने वाली धारा भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, आंकिक प्रश्नों में हम एक और आंकिक प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। ये हमने NCERT की पाठ्य पुस्तक से लिया है। 15 मीटर लंबे, हमें एक 15 मीटर लंबा 6×10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से हमें अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे रखा है 6×10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। इस तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई, और इसका प्रतिरोध है वो हमें प्राप्त हुआ है 5 ओम। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी? रो बराबर होता है RA/L। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। R का मान है 5, A का मान है 6×10⁻⁷, L का मान हमारे पास में है 15। इसमें इसका भाग चला जाएगा 3 बार में, इसमें 2 बार में, और रो का मान निकल कर आएगा 2×10⁻⁷ ओम इंटू मीटर, क्योंकि प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वो ओम इंटू मीटर होता है। विद्यार्थी, ये थे आंकिक प्रश्न। अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। विद्यार्थी, इस चैप्टर में से एक और भी क्वेश्चन पूछा जाएगा जो थ्योरेटिकल पार्ट पर आधारित होगा।
है, तो उसमें हमें देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा क्योंकि 1.5 अंक का ही होने वाला है, तो उसको मैंने ध्यान में रखते हुए कुछ छोटे प्रश्नों को ही यहाँ पर सम्मिलित किया है। हालांकि इनमें भी कुछ क्वेश्चन हैं वो आपको बड़े मिल सकते हैं, बट ये 1.5 में पूछे जाने लायक भी क्वेश्चन है। 38वां क्वेश्चन देखेंगे, अपवन वेग और विद्युत धारा में संबंध। तो VD बराबर होता है I/ANE, ये आपको पूछा जा सकता है। ये जो रिलेशन है इसको स्थापित करवाया जा सकता है। इसके साथ में ओम के नियम का सदिश रूप J वेक्टर बराबर सिग्मा इंटू E वेक्टर, ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये वाला रिलेशन भी आपको समझाना पड़ सकता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत समझाइए। तो P/Q बराबर होता है R/S, ये भी आपको समझाना पड़ सकता है। इसके साथ में विभवमापी जो है उससे दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना भी करनी आपको आनी चाहिए। साथ में किरचॉफ के जो दोनों नियम हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो मीटर सेतु, मीटर ब्रिज और विभवमापी में ये वाला पार्ट, इनमें से एक क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें आपने 3rd चैप्टर का जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के, शॉर्ट आंसर टाइप के, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन देखें, और कुछ जो लघुत्रात्मक क्वेश्चन हैं वो भी आपने यहाँ पर देखे हैं, जिनका जो सॉल्यूशन है, इनका जो हल है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका सॉल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे। विद्यार्थियों, इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम अगला जो वीडियो है वो जल्दी से जल्दी आपके लिए लेकर आए। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगला जो चैप्टर है उसके लिए जल्दी ही आपके लिए 4था जो चैप्टर है वो आपके लिए लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।